जय हिंद। आप लोग का हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है और हिस्ट्री में नहीं, अभी हिस्ट्री चलेगा कुछ दिन। हिस्ट्री देखिए, बायोलॉजी से लंबा सिलेबस हिस्ट्री का हो जाता है और बायोलॉजी तो है नहीं कि आप लोग कुछ रटा दिए, कुछ समझा दिए, कुछ पढ़ा दिए, आप लोग पढ़ लिए। हिस्ट्री में होता है एक एक घटना के बारे में बताना पड़ता है, एक एक चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा लंबा चलेगा, 2-3 महीना खींच देगा हिस्ट्री। देन उसके बाद बायोलॉजी आपका, जूलॉजी खत्म हो चुका है, बोटनी स्टार्ट होगा आज से। अब बोटनी में लग जाएंगे आपको 15-20 दिन, या मान के चलिए 1 महीना लग जाए, तो 1 महीना के अंदर आपका बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद चलेगा आपका पॉलिटी, उसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स के बाद जीके वगैरह कुछ खिंचाएगा। लगभग आपका जीके जीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। चाहेंगे, ट्राई करेंगे कि 3 महीना के अंदर रेगुलर में खींच दे हिस्ट्री को। बाकी आप देखिए, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में आप लोग रिवीजन करते हैं, कितने दिन में आप लोग पढ़ लेते हैं। बाकी देखिए, आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का जनक कहा जाता है किसको? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए, हम एक बात बता रहे हैं कि जिस टाइम हमारे भारत में चीज़ों का खोज होना स्टार्ट हुआ, इतिहास के चीज़ों का खोज होना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम हमारे भारत में उतना अच्छा वैज्ञानिक नहीं थे, उतने अच्छे वैज्ञानिक नहीं थे। जैसे तुर्की वगैरह में थे, अपना अलबरूनी थे, इतिहासकार थे, ये सब थे उधर साइड में, लेकिन अपने भारत में कोई इतना अच्छे वैज्ञानिक नहीं थे। और जो भी थे, जो भी खोजकर्ता थे, जो भी इतिहासकार थे, वो इस टाइप से लिख रहे थे कि ना तो किसी को समझ में आ रहा था और ना वो अच्छे से लिख पा रहे थे। ठीक है, तो इस कारण हमारे भारत में कुछ चीज़ों की खोज कम हुई है अन्य विदेशों के मुकाबले। अन्य देशों में खोजें ज़्यादा हुई है, अन्य देशों में इतिहास के मामले ज़्यादा निकले हैं, हमारे बिहार में थोड़ा सा कम निकला है। ठीक है, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको 3 भागों में बांटते हैं इतिहास को। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, एक हो जाएगा प्राचीन, एक हो जाएगा मध्य, एक हो जाएगा आधुनिक। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आप लोग बखूबी जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटे। प्राचीन होगा, प्राचीन के काल मतलब एकदम सबसे पुराना काल होगा। मध्य थोड़ा सा नया होगा, आधुनिक पूरे नया होगा। एक चीज आपको और बता देते हैं, जो प्राचीन का काल जो है, प्राचीन काल में आपको न तो लिखा साक्ष्य मिला है और न उसको पढ़ा जा सका है। जब लिखवे नहीं किया है तो पढ़ेंगे कैसे? मध्य में जो है, मध्य में लिखा तो मिला है लेकिन पढ़ ही नहीं सकते। कैसे नहीं पढ़ सकते? तो कुछ अगर मान के चलो, सिंपल सा उदाहरण देते हैं। डॉक्टर जो लिखता है पुर्जा पे, हुआ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे समझ पाइएगा? डॉक्टर पता है क्या लिखता है पुर्जा पे? हमने तो लूट लिया, अब तुम भी लूट लो। डॉक्टर तो लूट लिया अंदर में फीस लेके, अब दवाई दुकान पे जाइएगा तो दवाइयों वाला लूट लेगा। ठीक है, डॉक्टर यही लिखता है। अरे यही नहीं लिखता है दवाई का नाम। एक चीज आप गौर कीजिएगा, मान के चलिए आप कोई डॉक्टर के यहाँ गए, ठीक है, कोई बड़े डॉक्टर के यहाँ गए, वहां जो आपको दवाई लिखेगा ना, वहां से निकल के देखिएगा, दवाई उसके दवाई दुकान छोड़ के दूसरे दवाई दुकान पे मिल जाए तब वो डॉक्टर हुआ, मिलवे नहीं करेगा। उसके दवाई दुकान छोड़ के दूसरे दवाई दुकान पे मिलवे नहीं करेगा, पूरे मिलेगा ही तो उसी के दवाई दुकान पे ही मिलेगा। ठीक है, देखिए, खैर इन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ठीक है, इन तीनों भागों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले तो प्राचीन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज का शुरुआत सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बात तक तो इजीली देख लेंगे। ठीक ना, देखिए, सबसे पहले प्राचीन से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में क्या था? कुछ प्राचीन के ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं। प्राचीन काल के कुछ ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं। देखिए, प्राचीन काल के जो कुछ ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं, इसमें कुछ मिले हैं देसी, कुछ मिले हैं विदेशी, कुछ पुरातात्विक मिले हैं, कुछ साहित्यिक मिले हैं। ठीक है, कुछ पुरातात्विक मिले हैं, कुछ साहित्यिक मिले हैं। तो आप लोगों को हम आराम आराम से बताते हैं, क्योंकि एक बार में समझिएगा तो आप लोग का दिमाग कर जाएगा हैंग कर जाएगा, तो फिर दिक्कत हम ही लोगों को हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए, आपको हम बता रहे पढ़ना क्या क्या है। इस प्राचीन में आपको पहले पढ़ना है पाषाण काल, उसके बाद पढ़ना है साहित्य, उसके बाद पढ़ना है आपको पुरातात्विक।
अब साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, तो साहित्य में आपको पढ़ना है ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, सॉरी पहले आ जाएगा आपका धार्मिक, गैर धार्मिक, धार्मिक गैर धार्मिक। उसके बाद आ जाएगा आपका धार्मिक में ब्राह्मण आ जाएगा, गैर ब्राह्मण। एक चीज और आपको बता दे कि ब्राह्मण के साथ साथ आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। ब्राह्मण के साथ साथ आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए अब इतना चीज तो हुआ। अब पुरातात्विक में सब लोग सोच रहे होंगे कि पुरातात्विक में क्या पढ़ना होगा, पुरातात्विक में क्या पढ़ना होगा। तो एक चीज बता दे, पुरातात्विक में आपको सिक्का और अभिलेख के बारे में पढ़ना होगा। सिक्का, अभिलेख, सिक्का, अभिलेख के बारे में पढ़ना होगा। एक चीज आप लोगों को हम नहीं बताए हैं, पूछिए क्या नहीं बताए। देखिए यहाँ जो पुरातात्विक हुआ, असाहित्यिक, गैर धार्मिक हुआ, आप लोगों को एक चीज बता दे कि पुरातात्विक में आप लोगों को सिक्का, अभिलेख पढ़ना ही पढ़ना है, तथा कौन सा राजा किसके समय आया था, विदेशी कौन सा, जैसे मान के चले इब्न बतूता किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये सब राजाओं की, कौन से राजाओं के दरबार में आए थे विदेशी यात्री, ये सब भी आपको पढ़ना है। लेकिन देखिए अगर आपको अभी हम सब कुछ पढ़ा देंगे तो दिमाग में घोर मट्ठा हो जाएगा। घोर मट्ठा का मतलब समझते हैं, हम लोग के गांव में बोलता है कि खिचड़ी पक जाना, ये सब देहाती कहावत है, आप लोग नहीं समझिए। एक के में सब लूट लीजिएगा तो नीचे दबा के रह जाइएगा। इसीलिए जब अगर हम मान के चलो राजा पढ़ाएंगे, सल्तनत काल पढ़ाएंगे, अकबर का काल पढ़ाएंगे, तो अकबर के काल में हम बता देंगे कि अकबर के काल में कौन कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, और अकबर के काल में कौन सा सिक्का चला था, ठीक है। सिक्का और अभिलेख कौन बनवाया था, ठीक है ना। अकबर अभिलेख शायद नहीं बनवाया था, बुलंद दरवाजा वगैरह का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को उस टाइम हम बताते चलेंगे, जैसे जैसे सिलेबस में आएगा उस टाइप से आपको हम बताते चलेंगे। अभी फिलहाल आप लोग देखिए, अभी फिलहाल आप लोग देखिए पाषाण काल, ठीक है। यहाँ से पाषाण काल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद साहित्य स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपका पुरातात्विक को छोड़ देंगे, ठीक है। पुरातात्विक को छोड़ देंगे, पुरातात्विक को हम लोग देखेंगे सल्तनत काल में। इसमें मध्य में पढ़ेंगे तो उसमें पुरातात्विक हम लोग देख लेंगे, सॉरी मध्य बोल, आधुनिक में पढ़ेंगे तो इसमें पुरातात्विक हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आप लोग को पहले इतना बताते हैं, प्राचीन, साहित्य, धार्मिक, गैर धार्मिक, ये सब आपको हम बता देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हम बता रहे पाषाण काल। पाषाण काल क्या है, पाषाण काल क्या है, सब लोग के दिमाग में चल रहा होगा पाषाण क्या है। एक चीज आपको हम बता दें कि आप लोग दिमाग से लगाइएगा ना तो थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। पाषाण मतलब पत्थर होता है। क्या होता है पाषाण मतलब पत्थर होता है, पाषाण मतलब आपका पत्थर होता है। तो पत्थर का काल समझ सकते हैं। पाषाण काल तो आदि मानव के जातीय के काल होगा। उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम कुछ नहीं था, कोई मशीन उशीन कोई कुछ नहीं था, ठीक है। उस टाइम कुछ नहीं था। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया। पत्थर के काल को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर का जमाना था उस टाइम, तो उस टाइम पाषाण काल, उस टाइम के काल को पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन है वो 4 भाग, देखिए। पहला हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पहला हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। देखिए ये चारों काल पाषाण कालों के बारे में पढ़ना है, चारों पाषाण कालों के बारे में पढ़ना है। आप पूछेगा 4 को काहे पढ़ना है सर, पाषाण काल पत्थर कहा गया, तो काची पढ़ा रहे पूरा, मध्य, नव, ताम्र। एक चीज आपको बता दे कि इस चारों पाषाण काल में ही लगभग 2000 सालों का विवरण है। लगभग 2000 सालों का विवरण ही चारों पाषाण काल में ही है। एगो बच्चा हमको बोलता है कि सर काश हम लोग उस टाइम होते ना तो कोनो दिक्कतें नहीं होता। आज जितना कमाने का दिक्कत है, आज जितना पढ़ने का दिक्कत है, उतना उस टाइम दिक्कतें नहीं होता। कुछ पढ़ते न लिखते, आराम से खाते पीते सोते। एक चीज बता दे
कि उस टाइम जो था, उस टाइम से आदमी जंगल में रहता था, न कपड़ा था। अभी जो इतना अच्छा अच्छा देखते हैं, लाल के रंग के जूता, पीयर रंग के जींस, हरियर रंग के शर्ट पहन के, भूरा रंग के बाल इतना करके करवा लेगा ऐसे करके, आ निकलेगा गला में इतना मोट के भैंसी वाला चैन पहन लेगा, आ निकलेगा एकदम की तो हम भेलियो टिकटॉक स्टार, की तो भेलियो हम इंस्टाग्राम स्टार। वाह एकदम। खुद सोचिए उस जमाने में जो मतलब पहनता है चैन वगैरह, वो चैन उस जमाने में भैंस को पहनाया जाता, भैंस को पहनाया जाता था उस जमाने में, इसको भैंस को पहनाया जाता था। समझिए उस जमाने में भी आदमी इतने रईस थे कि जो चैन आदमी अभी पहन रहा है वो चैन भैंस को पहनाया जाता था उस टाइम में। शौक से पहनना तो थोड़ा पतला वाला पहनिए, उतना मोटका पहन के जरूरी का है बाहर निकलने का, दिखाने का। खैर छोड़िए, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। भारत में सबको व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, सब लोग घूम सकते हैं, सब लोग कहीं जाके बस उस सकते हैं। छोड़िए, खैर हटाइए, उनको हटाइए। देखिए पूरा पाषाण काल में हम आपको डिटेल बाय डिटेल एकदम समझा रहे हैं। पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल बहुत साल पहले का समय है, बहुत साल पहले मतलब मान के चले आदि मानव लोग रहते थे, ठीक है। उनके पास ना तो कोई खाने का था ना कुछ था, किसी को मारे, किसी मतलब जानवर वगैरह को मारे और पकाए और खाए। तो पाषाण काल में सबसे छोटे छोटे हथियार होते थे, पत्थर के सबसे छोटे छोटे हथियार होते थे। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, पत्थर के छोटे छोटे हथियार होते थे, पत्थर के छोटे हथियार, पत्थर के छोटे छोटे हथियार होते थे। अब पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाना सीखा, पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो ऐसी आदमी जानवर से डर डर के भाग जाता था, कोई छोटा मोटा जानवर को मारता था पकड़ के। लेकिन उसके बाद आदमी थोड़ा सा विकसित हुआ, पत्थर का छोटा छोटा हथियार बनाया, तो जानवरों को मारने लगा, ठीक है, जानवरों को मारने लगा और कच्चा खाने लगा। तो जब कच्चा खाने लगा तो एक दिन पत्थर में पत्थर टकरा के रात में आग लग गया, आग लगने के कारण पूरे जंगल जल गया। तो उन लोग का दिमागे नहीं काम किया कि भाई आग लगा तो लगा कैसे, जंगल जो जला तो उसमें कुछ जानवर वगैरह भी जल गए। अब जानवर जल गया ना, तो उसको जो खाया, जला हुआ जानवर को जो खाया, उन लोग को बड़ा अच्छा लगा। तो सोचा ये जला कैसे, ये हुआ कैसे, तो उन लोग भी सोचा कि देखते हैं जला हुआ ट्राई करके। तो फिर पत्थर से पत्थर टकरा के आग का खोज किया। किसका खोज किया? आग का खोज किया। आग का खोज करके उसका जानवरों को जलाने लगा और तब खाने लगा। तब पाषाण काल में आपका प्रमुख खोज क्या हो जाएगा? आग की खोज। पाषाण काल में प्रमुख कार्य आपका हो जाएगा आग की खोज, ठीक है। पाषाण काल में आपका प्रमुख कार्य क्या, काम, प्रमुख खोज क्या हो जाएगा? आग की खोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल में आपका लगभग आदमी अंत्येष्टि कार्यक्रम वगैरह ढूंढ लिया था। मध्यकाल में अंत्येष्टि कार्यक्रम कहने का मतलब समझ रहे? देखिए अंत्येष्टि कार्यक्रम कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर मर जाता था पहले तो उसको फेंक देता था। एक कहानी बताते हैं। एक बार दो आदमी गया अमेजोन के जंगल में, एकदम पूरे नाव और वगैरह से एकदम सज धज के गया अमेजोन के जंगल, जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, एकदम वहां से आएंगे, फोटो वगैरह खींच के। विदेशी था, दो निकला अमेजोन के जंगल में, उस बेचारा का नाव फंस गया। आपको पता है कि अमेजोन के जंगल में विभिन्न प्रजातियों के जानवर रहते हैं और भिन्न प्रजातियों के बहुत बड़े राक्षस, क्योंकि अमेजोन का जंगल जो है वो लगभग 7 या 8 9 10 देशों से गुजरता है, ठीक है, अमेजोन का जंगल। तो उस जंगल में वो फंस गए। आपको बिलीव नहीं होगा कि एक आदमी 6 महीने तक भूखा रहा, दोनों 6 महीने तक भूखा रहने से एक आदमी की मौत हो गई। तो दूसरा आदमी अपना बचने के चक्कर में जो पहले आदमी था उसको खा गया, जिंदा नोच के खाने लगा। मर गया जो पहला आदमी, उसको जिंदा नोच के खाने लगा। तो इतना समझ सकते हैं कि जब आदमी को खा जाता था तो आदमी जानवर को उस टाइम कैसे नहीं खाता होगा। खैर छोड़ दीजिए इस बातों को। आइए मध्य पाषाण काल में सबसे आपका प्रमुख खोज था क्या? अंत्येष्टि। प्रमुख खोज और कार्यक्रम क्या था? अंत्येष्टि। अब देखिए अंत्येष्टि क्या होती है? अंत्येष्टि कहने का मतलब ये है कि उस टाइम में आपका लगभग जलाने उलाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आदमियों को जलाना सीख लिया था कि अगर हमारे पूर्वज मरेंगे तो उनको दाह संस्कार कैसे किया जाएगा, उनको जलाया कैसे जाएगा, ये सब वगैरह का नॉलेज आ गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल आते हैं। देखिए नव पाषाण काल में आदमी
कृषि वगैरह करने लगा था, ठीक है, कृषि वगैरह करने लगा। उसके बाद आपका मतलब कुत्ता उत्ता पालने लगा था, स्थायी घर बना लिया था, रहने होने लगा था, पहिया हुआ का खोज हो गया था, चक्का उक्का का खोज हो गया था। तो लिख देते हैं हम ये सब चीज, उसके बाद हम फिर समझाते हैं। अस्थाई आवास बना लिया था नवपाषाण काल में, अस्थाई आवास। उसके बाद घड़ा का खोज हो गया था, मनका का हो गया था। उसके बाद कुत्ता पालने लगा था आदमी। उसके बाद पहिया का खोज हो गया था। देखिए, अस्थाई आवास बना लेगा कहने का मतलब है कि पहले आदमी का कोई अस्थाई आवास नहीं था। आज ही गुफा में सो गया, कल गुफा में सो गया, परसों गुफा में सो गया, मन है तो निद्रे सो गया, भटकते रहता था, एकदम मार के खाता था, भटकते रहता था, कोई काम धंधा था नहीं। लेकिन नवपाषाण काल में आदमी को कृषि आ गया, आदमी को कृषि आ गया। कृषि कहने का मतलब फसल उगाना आ गया, फसल को काटना बेचना आ गया, खाना उना भोजन उजन बनाने आ गया, ठीक है। तो नवपाषाण काल में आपका अस्थाई आवास बना लिया आदि मानव से। घड़ा मन का कहने का मतलब है कि घैला देखें, घैला जिसमें पूजा पाठ होता है तो दही वगैरह पौराता है, घैला में। तो घैला का खोज हो गया, मृदभांड उसको बोलते हैं उस टाइम, मृदभांड। तो मृदभांड का खोज हो गया, पहिया का खोज हो गया, मनका का खोज हो गया। और उस टाइम सबसे पालतू पशु जो पाला गया था ना सबसे पहले, वो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। आप लोग को इसलिए पता होगा कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। काहे वफादार होता है? उस टाइम से समझे, नवपाषाण काल, आज से लगभग 10,000 साल पहले नवपाषाण काल से पाला गया पहला पशु, एकदम पालतू पशु कुत्ता था, पालतू पशु कुत्ता था। उसके बाद ताम्रपाषाण काल में कुछ नहीं है, ताम्रपाषाण काल में बस तांबा का खोज हुआ, ताम्रपाषाण काल में बस तांबा का खोज हुआ, ताम्रपाषाण काल में बस तांबा का खोज हुआ, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, आप लोग को फिर से समझा दे रहे हैं कि आप लोगों को प्राचीन भारत का स्रोत पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत में क्या क्या खोज हुआ, प्राचीन भारत में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को हम बताए हैं कि एक तरफ आपको पाषाण काल बताएंगे, उसके बाद साहित्य बताएंगे, उसके बाद पुरातात्विक बताएंगे। इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा, धीरे धीरे। तो पाषाण काल जो बताए, पाषाण काल पत्थर के काल को बोलते हैं। शुरू होगा सबसे एकदम पहले से। इतिहास देखिए, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एकदम फर्स्ट स्टार्ट, उसके बाद 2-3 दिन बाद लास्ट स्टार्ट। राइट बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज आप कीजिएगा तो सबसे शुरू से ना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो सबसे बेसिक नॉलेज से पढ़ेंगे, तब ना आगे जाते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे बेसिक में आपको पाषाण काल से पढ़ा है, पूरा पाषाण काल, जिसमें पत्थर का छोटा छोटा हथियार बनाना आदमी सीख गया था, आग वगैरह लगाना सीख लिया था, आग की खोज कर लिया था। आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि प्रमुख कार्य का पाषाण, पूरा पाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी? तो सब क्या मार के आया था पता है? पर पूरा पाषाण काल के प्रमुख खोज पत्थर के छोटे छोटे हथियार थे। गलत। पूरा पाषाण काल के प्रमुख खोज आग की खोज थी। क्या थी? आग की खोज थी। उसके बाद मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब अपने घर वालों को जलाना उलाना, मरने के बाद जला उला देना, एकदम उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार वगैरह करना, ये सब का खोज हुआ। उसके बाद आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अस्थाई आवास आदमी बना लिया, घड़ा का खोज कर लिया, मनका का खोज कर लिया, कुत्ता पालने लगा, पहिया हुआ का खोज कर लिया। उसके बाद आया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो गया आपका। ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो गया, ठीक है। इसमें समझने में कोई दिक्कत है? इसको समझने में कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए, आगे आप लोग को हम बता रहे हैं कि साहित्य के स्रोत में पाषाण काल के बाद था आपका धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। तो धार्मिक हम पहले बता देते हैं। देखिए, धार्मिक आपको हम पहले बता देते हैं, धार्मिक चीजें क्या होती है। धार्मिक के तहत आपका धर्म आ जाता है। धर्म का कहने का मतलब ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सारे धर्म आ जाते हैं आपको धार्मिक ग्रंथ में, ठीक है। धार्मिक और अधार्मिक में, तो धार्मिक और गैर धार्मिक में। तो गैर धार्मिक में आपका क्या आ जाएगा? कहिएगा धर्म में तो सब आ गया, गैर धार्मिक में आपका इतिहास वगैरह आ जाता है। तो धार्मिक में आपका आता है ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्राह्मण। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण। देखिए, आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक में ब्राह्मण। जिन ग्रंथ का संबंध किसी न किसी धर्म से होता है, उन ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। सीधे सीधे सिंपल समझिए,
धार्मिक और गैर धार्मिक में क्या अंतर है? सीधे सीधे जिन ग्रंथों का संबंध धर्म से होता है उनको बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ, और जिन धर्म का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है उनको बोलते हैं गैर धार्मिक। तो जिन धर्म का संबंध किसी न किसी ग्रंथ से होता है उसको बोलते हैं धार्मिक। जिस ग्रंथ का संबंध किसी न किसी धर्म से होता है उसको बोलते हैं धार्मिक, और जिस ग्रंथ का संबंध किसी न किसी धर्म से नहीं होता है उसको बोलते हैं गैर धार्मिक। जैसे धार्मिक में आ जाएगा सबसे पहले आपका ब्राह्मण साहित्य, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद जैन पढ़ना होगा, उसके बाद बौद्ध पढ़ना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण में आपको पढ़ना होगा वेद, उसके बाद पढ़ना होगा वेदांग, उसके बाद आपको पढ़ना होगा पुराण, उसके बाद पढ़ना होगा उपनिषद, स्मृति साहित्य। ब्राह्मण धर्म में इतना कुछ आपको अभी पढ़ना होगा, ठीक है। इस सबसे क्वेश्चन आपका पूछता है, तो इतना चीज आपको हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका हम पहले वेद से। स्टार्ट आपका करते हैं हम वेद से। अब वेद क्या होता है? देखिए वेद क्या होता है, वेद अपुरुषय है। वेद जो है अपुरुषय है। वेद को मतलब एकदम अच्छा दर्जा दिया गया है, वेद को एकदम अच्छा दर्जा दिया गया, ठीक है। वेद आपका 4 टाइप का होता है। पहले वेद आपका 3 टाइप का था। वेद की रचना किसने की? वेद की रचना सबसे पहले की कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। वेदों की रचना किसने की? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लिख देते हैं वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों की रचना की, ठीक है। अब वेद जो होता है, वेद अपुरुषय होता है, मतलब पुरुषों के मुकाबले वेद बहुत ऊपर होता है। एक बात आप जान लीजिए कि संस्कृत का कोई चीज हो, चाहे आपको एक चीज बता दे कि जो वेद जो है ना, वेद इसमें 3 वेद को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। वेद को 4 भागों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, तीनों लिखा गया जंगल में। ये तीनों लिखा गया जंगल में। आप समझ सकते हैं जंगल में लिखा गया मतलब ऋषि मुनि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखे हैं, मतलब समझिए किस टाइम पे लिखे होंगे, एकदम किस टाइम पे। इतना दिन पहले का था। उस टाइम उतना पुरुष भी नहीं हुआ करता था, पुरुष क्या महिला भी नहीं हुआ करते थे, कोई नहीं हुआ करता था उस टाइम उतना। तो इसलिए वेदों को अपुरुषय बोला जाता है। अपुरुषय मतलब पुरुष से बढ़ के है एकदम वेद, पुरुष से बढ़ के है एकदम वेद, ठीक है। वेद को आपको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहले वेद 3 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, बस। तो उनको वेद त्रय बोला जाता था। क्या बोला जाता है? वेद त्रय बोला जाता था। फिर चौथा वेद का खोज हो गया अथर्ववेद का। तो वेदों की संख्या कितनी हो गई? यार 4 हो गई। तो वेद आपको हम 4 पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सोच रहे होंगे ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। लिख भी देते हैं यहाँ। देखिए ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं हैं 10,580 ऋचाएं। ऋग्वेद का जो पहला और 9वां मंडल जो है ना वो एकदम नया है, ठीक है। और दूसरा और 7वां मंडल, पहला और 10वां मंडल जो है एकदम नया है, और दूसरा और 7वां मंडल जो है पुराना है। ऋग्वेद के मंडलों को पढ़ना है ना तो आपको धर्म को अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए धर्म के मामले में हम लोग जितना बुक में रहता है या फिर जितना हम लोग को सिलेबस से रहता है उतना ही पढ़ाते हैं। देखिए अगर आपको बुक से ज़्यादा और सिलेबस से ज़्यादा हम धर्म के बारे में बताने लगे तो फिर धर्म वाला लोग सब हमको टारगेट पे ले लेगा। धर्म वाला लोग हमको टारगेट क्यों कि अब तुम इस धर्म को गलत बोल रहा है, उस धर्म को गलत बोल रहा है, तो इतना ही सब पे छोड़ते। खैर ये सब हम लोग का मैटर नहीं है। हम लोग के किताब में जितना रहता है, हम लोग के किताब में जितना क्वेश्चन पूछते हैं उतना ही हम धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में आपका 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 9वां मंडल नया, 10वां मंडल नया है। पहला तथा 10वां मंडल नया है और दूसरा तथा 7वां मंडल
पुराना। और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। किस देवता की चर्चा है भाई? सोम देवता की चर्चा है। ठीक है, सोम देवता की चर्चा, ये भी हम लिख दिए। ठीक है, ऋग्वेद में पहला तथा 10वां मंडल नया है, बाकी दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है। और 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम देवता की चर्चा है। ठीक है, ऋग्वेद के आपका समझ, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु बोला जाता है। होत्रु, मान के चलिए ऋग्वेद का अगर हमको ज्ञान हो गया ना, तो मेरा जो नाम है ना उसके पहले होत्रु लग जाएगा। होत्रु, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु। मान के चलिए संजय जी हैं और उनको ऋग्वेद का ज्ञान हो गया, तो होत्रु संजय या संजय होत्रु ऐसे हो जाएगा उसका नाम में। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु बोला जाता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु बोला जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रु बोला जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो जाता है। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? होत्रु बोला जाता है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद होते हैं और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? प्रजापति। ये आपको हम एक बार ये सब फिर से बताएंगे, आप पहले इधर समझ लीजिए। ठीक है, वेदों की रचना किसने की? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेद आपको 4 होते हैं, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 आपका वेद होता है। सबसे पहले आपको बताएं ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं होती है। पहला तथा 10वां मंडल नया है, दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। देखिए, आप पूछेगा कि ये सब काहे हम लोगों को पढ़ा रहे सर? 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, पहला दूसरा नया है, तीसरा कर रहे हैं। तो आपको बता दे कि आपका बिहार पुलिस में कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल नया है, तो उसमें आता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मारिएगा कौन सा मंडल नया है, जाइए, नहीं पढ़िएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको हम बताते हैं। ऋग्वेद के बाद सामवेद।